नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। प्रोफेशनल इथिक्स ट्यूटोरियल के तहत आज हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल इथिक्स ट्यूटोरियल्स में यूनिट 1 हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने प्रोफेशनल इथिक्स ट्यूटोरियल के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ ये सारे वीडियो देख लीजिएगा, जिनसे आपको प्रोफेशनल इथिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा। ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज GTU मतलब गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के तहत 5th सेमेस्टर में जो प्रोफेशनल इथिक्स सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है उसके सिलेबस के अनुसार चल रहा है। तो अगर आप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज के 5th सेमेस्टर में है और अगर आपको प्रोफेशनल इथिक्स सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल सीरीज बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो इनके एक भी वीडियो लेक्चर्स आप चूकिएगा नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर्स प्रोफेशनल इथिक्स। द एजेंडा ऑफ द टुडेस लेक्चर इज प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल इथिक्स, principle of professional ethics, evolution of ethics over the years, honesty, integrity and the transparency are the touchstone of the business ethics, distinction between values and ethics, roots of unethical behavior and the ethical decision making। ये सारे टॉपिक्स हम यूनिट 2 में कवर करेंगे। अगर हो सकेगा तो आज के लेक्चर्स में हम यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो हम यूनिट 2 को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल इथिक्स। नाउ बिफोर टू स्टार्ट दिस टॉपिक, व्हाट इज अ पर्सनल इथिक्स? In unit 1 we have already discussed the personal ethics. Personal ethics means we can say that what we believe, मतलब हम क्या मानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और मोरालिटी को भी हम पर्सनल इथिक्स के जैसा ही मान सकते हैं। The personal values are the conception of what an individual or group regards as desirable। मतलब यही बात है कि हमारी इच्छा क्या है और हम क्या अवधारणा करते हैं कि हमारा व्यक्तिगत मूल्य या समूह क्या मानते हैं कि क्या अवधारणा करते हैं, ये पर्सनल इथिक्स में देखा जा सकता है। पर्सनल इथिक्स रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस वैल्यू इन द एवरीथिंग वन डज। मतलब व्यक्तिगत नैतिकता हर एक में ये सारे मूल्यों के आवेदन को संदर्भित करती है। पर्सनल इथिक्स माइट ऑल्सो बी कॉल्ड मोरालिटी since they reflect general expectation of any person in any society acting in any capacity। मतलब व्यक्तिगत नैतिकता को नैतिकता भी कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति की सामान्य उम्मीद को नैतिकता दर्शाते हैं और किसी भी क्षमता में भी उसे अभिनय करते हैं। These are the principles we try to see in our children and expect of one another without needing to articulate the expectation or the familiarize in the any way। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सिद्धांत है और ये ऐसे सिद्धांत है जिन्हें हम अपने बच्चों में भी विकसित करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की अपेक्षा के बिना ये सारे मूल्य हम व्यक्त करने की उम्मीद भी करते हैं और इसके लिए किसी भी औपचारिकता का रूप भी हम देते हैं। The principle of personal ethics, the concern and the respect for the autonomy of the others। मतलब दूसरों की स्वायत्तता के लिए चिंता और सम्मान। हमें दूसरों की स्वायत्तता और उसका सम्मान की हमें चिंता करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कैसे भी बिहेवियर करें और किसी भी स्वतंत्रता को हम ठोस पहुंचाए। हमें सभी को रिस्पेक्ट करना है और सभी की स्वायत्तता को सम्मान करना है। Honesty and the willingness to comply with the law of the land। मतलब ईमानदारी और भूमि के कानून को हमें पालन करने की इच्छा दृढ़ रखनी चाहिए। Fairness and the ability not to take under advantages of others। मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें भी किसी व्यक्ति का चाहे जान के भी या चाहे अनजान में भी हमें उसका एडवांटेजेस लेने की कोशिश करनी नहीं चाहिए।
बीन वायलेंस एंड द प्रिवेंटिंग हार्म टू एनी क्रिएचर, मतलब परोपकार और किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाने में हमें हिचकिचाना चाहिए, मतलब हमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी भगवान के क्रिएचर को हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। पीपल आर मोटिवेटेड टू बी इथिकल फॉर द फॉलोइंग रीजंस, मतलब इंसान कौन से रीजन की वजह से इथिकली होने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। तो पहला रीजन है मोस्ट पीपल वांट टू मेंटेन अ क्लियर कंसाइंस एंड वुड लाइक टू एक्ट इथिकली अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, मतलब ज्यादातर लोग स्पष्ट विवेक बनाए रखना चाहते हैं और सामान्य परिस्थितियों में भी नैतिक रूप में कार्य करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, हम हमेशा अपने जो मूल्य है उसके बेस ही कार्य करना चाहते हैं। वही चीज तो हमें मोटिवेट करती है कि हमें ऑलवेज नैतिकता रखनी चाहिए। इट इज नेचुरल फॉर पीपल टू एंश्योर दैट their action do not causes any injury whether physically or mental to others, मतलब हमारा सिंपल नेचर है कि हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमारे कार्य से किसी भी तरह की किसी को चोट या शारीरिक या मानसिक नहीं लगती, मतलब हमें दूसरों को मानसिक या शारीरिक चोट नहीं देनी चाहिए। हमें मोटिवेट करता है इथिक्स के लिए। पीपल आर ऑब्लिगेंस टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड्स, मतलब जमीन से जुड़े कायदे। यहाँ पे जमीन से जुड़े कायदे का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो जमीन है उनसे जुड़े, यहाँ पे ये है कि हम जिस जमीन से जुड़े हुए, जहाँ पे हमारा पालन पोषण हुआ है, हम वहाँ पे जो सोसाइटी के कल्चर है उनसे जुड़े कायदे को हमें पालन करना चाहिए। सोशल एंड मटेरियल well-being depends on one other's ethical behavior in society, मतलब सामाजिक और भौतिक कल्याण समाज में व्यक्ति के नैतिक व्यवहार पर निर्भर करता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, अब हमने प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? हमारा जो प्रोफेशन है उसके बेस पे हमें जो एथिक्स और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो रूल्स है, ऑर्गेनाइजेशन के जो तौर कानून है, हमें उसको फॉलो करना होता है। तो उसके प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स क्या है उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। अ प्रोफेशन इज अ वोकेशन और कॉलिंग, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ एडवांस लर्निंग और अ ब्रांच ऑफ साइंस। फॉर एग्जाम्पल द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, साइंटिस्ट और अ बिजनेस मैनेजर। यहाँ पे यही बात बताई गई है कि प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन ये चीज है कि वो एडवांस लर्निंग है किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, जिसमें हम संपूर्ण कौशल्य प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर की बात करें तो हम MBBS करते हैं, एडवोकेट की बात करें तो हम LLB करते हैं, प्रोफेसर की बात करते हैं तो जिस डिपार्टमेंट के आप प्रोफेसर हो, अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हैं तो आप इंजीनियरिंग करते हैं। साइंटिस्ट और बिजनेस मैनेजर के लिए हम MBA प्रोफेशनल की वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेते हैं और हम उसमें कौशल्य हासिल करते हैं। अ प्रोफेशनल इज वन who is engaged in a specific activity as one's paid occupation, like a salarized business manager who is paid for his specific skill in managing the affairs of the business enterprise he is engaged in। मतलब कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, ये तो हमने प्रोफेशन देखा। तो अब प्रोफेशनलिज्म क्या है? जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर स्किल प्राप्त करते हैं तो उस स्किल को हम सेवा देते हैं। मतलब कि अगर कोई बिजनेस मैनेजर है तो उसने MBA किया है और उसकी जो स्किल है कोई भी एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए, तो उस स्किल के लिए उसे सैलराइज पर्सन मतलब मानते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको सैलरी मिलती है। There are certain basic principles people are expected to follow in their professional career. These are the following, मतलब हमारे जो प्रोफेशनल कैरियर है वहाँ पे हमें कुछ प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स और बेसिक रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं। तो ये रूल्स क्या है? तो फर्स्ट वन इज द इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पे इम्पार्शियलिटी मीन्स निष्पक्षता।
जैसा कि हम ज़्यादातर देखते हैं कोई भी प्रोफेशन हो तो उसमें हम बोलते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, वहाँ के पे जो मैनेजर है उनके करीब के जो लोग हैं उनको कम वर्क मिलता है और उनको प्रमोशन इजीली मिल जाता है। तो ऐसी इम्पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, उसके वर्क बेस पे ही उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, उसको सैलरी मिलनी चाहिए। और मैनेजर को भी किसी के साथ इम्पार्शलिटी न करके जिसका जो वर्क है उसके बेस पे उसे आगे रिपोर्टिंग करना होता है। ओपननेस एंड द फुल डिस्क्लोजर मतलब खुलापन, पूर्ण प्रकटीकरण, मतलब सब आपको ऐसा होना चाहिए जो भी आपकी नीतियां हैं वो सबके लिए खुली होनी चाहिए, नहीं कि आप कुछ चीजें वो हिडन रखो, अपने करीबी के साथ ही उसे शेयर करो। मतलब एनवायरनमेंट एकदम खुला होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी इन द ट्रस्ट मतलब अगर आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ मोनोपोली होती है, कुछ सिक्योरिटीज होती है, वो आपको अपनी उसकी सेम पीयर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी और के साथ भी आपको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, मतलब आपकी ट्रस्ट होनी चाहिए। ड्यू डिलिजेंस एंड द ड्यूटी ऑफ द केयर मतलब परिश्रम और देखभाल का कर्तव्य। यहाँ पे आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो आपके प्रोफेशन में, वहाँ पे आपको परिश्रम करना चाहिए और किसी भी आपको जो ड्यूटी दे रखी है तो उस ड्यूटी को आपको नैतिकता से निभानी चाहिए। फिडेलिटी टू द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अवॉइडिंग पोटेंशियल और अपरियंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट मतलब हमारी जो पेशेवरी जिम्मेदारियां है उसके प्रति हमें निष्ठा रखनी चाहिए। जैसे कि आपको अगर कोई काम कर दे रखा है, हम एक डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स की पेशेवर जिम्मेदारी क्या है कि कैसे भी करके जो उसका पेशेंट है उसको उसे बचाना है। तो यहाँ पे हमें पेशेवर जिम्मेदारी के प्रति अपनी निष्ठा रखनी चाहिए। और अवॉइडिंग द पोटेंशियल और अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब संभवित या स्पष्ट संघर्ष से हमें बचना चाहिए। ठीक है। The evolution of ethics over the years तो यहाँ पे हम एथिक्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। If we trace the history of ethics in business, we would realize that ethics had been a part of theological discussion prior to 1960 मतलब अगर हम हिस्ट्री में चेक करें तो इथिक्स 1960 तक थियोलॉजिकल डिस्कशन होता था। मतलब कि यदि हम व्यवसाय में नैतिकता के इतिहास का पता लगाते हैं तो हमें एहसास होगा कि नैतिकता 1960 में पहले के धार्मिक विवर्स का हिस्सा थी। बिफोर द 1970 देयर वर अ फ्यू राइटर्स लाइक रेमंड बोहमार्ट who dealt with the ethics in the business। 1960 के दशक से पहले रेमंड बोहमार्ट जैसे कुछ लेखक थे जो नैतिकता और व्यवसाय से जुड़े थे। नैतिक मुद्दों पर ज्यादातर सामाजिक मुद्दों के हिस्से के रूप में ही चर्चा की जाती थी। धर्म के लोगों और धर्मशास्त्रियों ने व्यवसाय में नैतिकता पर लिखना और पढ़ाना जारी रखा। मतलब अगर हम 1960 से पहले की बात करें तो ज्यादातर सामाजिक मुद्दे के रूप में ही नैतिकता की बात की जाती थी। सामाजिक मुद्दे जैसे कि हम बताते थे कि बचपन से ही हमें बताया जाता है कि हमें बड़ों की रक्षा करना चाहिए, हमारे रिलीजन की हमें फॉलो करनी चाहिए, तो ये सारे सामाजिक मुद्दे इसमें हम इथिक्स देखते थे। लेकिन कुछ धर्मशास्त्रियों थे जैसे कि हम चाणक्य की बात करें और कोई भी धर्मशास्त्रियों की बात करें तो जो व्यवसाय में भी नैतिकता के बारे में लिखते थे और उसके बारे में भी पढ़ाते थे। Professors in the B school wrote and continued to talk about corporate social responsibility, the handmaid of the ethics। मतलब बी स्कूलों में प्रोफेसरों ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब CSR, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। CSR क्या होता है? तो CSR एक कानून हम समझ सकते हैं जो सरकार ने बनाया है, जो कोई भी कंपनियों को फॉलो करना होता है। मतलब अपने कुछ प्रॉफिट को उसे सोसाइटी के लिए यूज करना होता है, मतलब सोसाइटी के हित के लिए यूज करना होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं रिलायंस की बात ऑलवेज में करता हूँ तो रिलायंस फाउंडेशन करके एक
चैरिटी है जो क्या करती है कि सोसाइटी के लिए यूजफुल वर्क करती है। ऐसे टाटा ग्रुप भी करते हैं, बहुत सी कंपनियां ऐसा काम करती है जो अपने कुछ प्रॉफिट को सोसाइटी के लिए यूज करती है। However, the catalyst that led to the field of business ethics was the entry of several philosophers who brought ethical theory and philosophical analysis to bear on a variety of the issue। मतलब व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र को प्रेरित करने वाले उत्प्रेरित कई दार्शनिकों का प्रवेश था जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को सहन करने के लिए नैतिक सिद्धांत और दार्शनिक विक्षेपण लाया। Norman Bow dated the genesis of business ethics as November 1974 with the first conference on the subject held at the University of Kansas। मतलब यहाँ पे 1974 में नॉर्मन बाउ ने व्यावसायिक नैतिकता की उत्पत्ति के बारे में डिस्कस किया जो कान्हास विश्वविद्यालय में आयोजित विषय पर सबसे पहली सम्मेलन के साथ था। 1979 में व्यावसायिक नैतिकता पर तीन मानव विज्ञान दिखाई दिए। वो थे टॉम वेचुफ और नॉर्मन बॉबी द्वारा नैतिक सिद्धांत और व्यवसाय, मतलब थियरी इथिकल थियरी एंड बिजनेस बाय टॉम वेनचैम्प एंड द नॉर्मन बियो। सेकंड था इथिकल इश्यू इन द बिजनेस, अ फिलोसॉफिकल अप्रोच बाय थॉमस डोनाल्डसन एंड द पैट्रिक वेरन। मतलब व्यवसाय में नैतिक मुद्दे थॉमस और डोनाल्डसन और पैट्रिक वेरन द्वारा एक दार्शनिक दृष्टिकोण बताया गया था। मोरल इश्यू इन द बिजनेस बाय विंसेंट बेरी इन 1982। रिचर्ड द जॉर्ज ब्रॉट आउट बिजनेस एथिक्स। विंसेंट बेरी द्वारा व्यवसाय में नैतिक मुद्दे 1982 में रिचर्ड डी जॉर्ज ने बिजनेस एथिक्स की लिए बताया, और जबकि मैनुअल जी ने वेलोस्की ने अपने बिजनेस एथिक कॉन्सेप्ट एंड कैनन्स को प्रकाशित किया। मतलब ये सारे तीनों के तीनों जो मुद्दे हमने यहाँ पे बताए, जो अलग अलग ऑथर्स है उसने इन कॉन्फ्रेंस में बताए गए हैं। All these books created a lot of interest on the subject and the business ethics courses were offered in the several management school। मतलब ये सारे जो बुक्स हमने देखे पहले, ये सारे बुक्स बहुत सी यूनिवर्सिटीज में और मैनेजमेंट स्कूल मतलब बिजनेस स्कूल में यहाँ पे इथिक्स के कोर्स के लिए बताई गई है और उसी में से उसमें पढ़ाया जाता है। The emergence of business ethics, however, was not restricted to textbook and the course in the B school। मतलब ये सारे बुक्स में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस एथिक्स तो ये बुक से परे है, सिर्फ ये बुक्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। By 1975, business ethics become institutionalized at many levels through the writing and the conference। मतलब 1975 तक अगर देखा जाए तो बिजनेस एथिक सारे के सारे मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस और राइटिंग्स पेपर के जरिए एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एक प्रॉपर कोर्स बन गया था। बाय द 1980 द सब्जेक्ट वाज टॉट इन द सेवरल यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोप। और 1980 तक यूरोप और अमेरिका में बहुत सी यूनिवर्सिटी में एज ए सब्जेक्ट के तौर में बिजनेस एथिक्स पढ़ाया जाना शुरू हो गया। There were also by this time many journals of business ethics apart from the centers and the society established to promote the ethical practice। 1980 के दशक के बाद मोस्ट ऑफ ली जर्नल्स और सोसाइटीज और सेंटर्स जो अथॉरिटी थी वो इथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करने का शुरू कर दिया था। By the year 1990, business ethics as a management discipline was well established। और 1990 तक बिजनेस इथिक्स मैनेजमेंट डिसिप्लिन में एक सब्जेक्ट के तौर पर एकदम से इस्टेब्लिश हो चुका था। Also, the academician from the start has sought to develop contracts with the business community, the history of the development of business ethics as a movement in business through related to the academic development can be seen to have history of its own। मतलब 1990 के बाद में एकेडमी में बिजनेस कम्युनिटी भी डेवलप हो शुरू हो गई
और एथिक्स की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ शेयर होना शुरू हो गया और बिजनेस एथिक्स और बिजनेस में एथिक्स के बारे में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। Parallel to this academic pursuit, around the time from 1960s to 1980, the Consumer Association in Britain multiplied its membership and campaigning hard on issues such as the consumer rights, quality, safety, price, customer service and the environment concern। मतलब अभी तक तो हमने ये देखा कि इंस्टीट्यूट में प्रोफेशनल इथिक्स एज ए सब्जेक्ट के तौर पे कैसे आया और कैसे उसे पढ़ाना शुरू कर हो गया 1970 के बाद से लेके 1990 तक। लेकिन इसके साथ साथ ही ब्रिटिश जो कंज्यूमर एसोसिएशन था उसने अब पैरेलल ही ये एकेडमिक परसूट के पैरेलल ही कुछ लॉ भी बनाना शुरू कर दिए और उसके लिए उसने मेंबरशिप कैंपेन भी शुरू कर दिया जो कौन सी इश्यू के बारे में डिस्कस करते थे तो कंज्यूमर राइट्स, क्योंकि बिजनेस में हम ज़्यादातर देखते हैं कंज्यूमर के राइट्स पहले नहीं थे। क्वालिटी मतलब कैसे क्वालिटी की प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, सेफ्टी, प्राइस, कस्टमर सर्विस और एनवायरनमेंट, ये सारे इश्यू उसने उठाना शुरू कर दिया था इन सारे पैरेलल बिजनेस कोर्स के तहत। The late 1980 and early 1990 saw increased concern for the environment and by 1989 environment was the issue of the greatest concern in the Britain। मतलब 89 के बाद अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट के लिए मतलब पर्यावरण का मुद्दा ब्रिटिश और यूरोप में ज़्यादातर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। इन 1980 more than 50% of the people in the West Germany called themselves green consumer। मतलब आप कोई भी बिजनेस बात कर रहे हो तो आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकल फ्रेंडली होना चाहिए। इकोनॉमिक फ्रेंडली की तहत मतलब आप कोई ऐसे प्रोडक्ट डेवलप नहीं करने रहे हो जो पर्यावरण को नुकसान कर रही हो। और इसके लिए जर्मनी में 1980 तक ऑलमोस्ट 50% जो कंज्यूमर थे वो ग्रीन कंज्यूमर थे, वो ऐसे प्रोडक्ट परचेस करना चाहते थे जो किसी भी पर्यावरण को नुकसानदेह ना हो। दिस इज दोज हु प्रेफर टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट ओवर द अनदर फॉर द एनवायरमेंटली रीजन। द यूनाइटेड स्टेट फॉलो विद द 45%। हमने जर्मनी में देखा कि 1980 तक कितना परसेंट कस्टमर थे जो एनवायरमेंटली प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते थे तो 50%, जबकि यूनाइटेड स्टेट में कितना थे 45% थे, ऑस्ट्रेलिया में 27% थे, ग्रेट ब्रिटेन में 40% थे, विच विथ इन 1 ईयर शूट अप टू द 42%। मतलब ये सारे जो परसेंटेज थे वो 1 ईयर के अंदर 42% तक पहुंचने वाले थे। साइमल्टेनियसली विद दिस डेवलपमेंट और द ever anticipating them, religion also lent into the powerful voice. Catholic teachings such as the papal encyclopedia emphasized the need for the morality in business, such as the worker rights in the living wage as in written volume of Papal Leo XIII। मतलब ये सारे हमने देखे कि बिजनेस एथिक स्कूल में तो आ गया, यूनिवर्सिटी में भी आ गया। उसके बाद जो कंज्यूमर थे मतलब कि लोगों जो बिजनेस की प्रोडक्ट देख रहे थे उसमें भी हमने देखना शुरू कर दिया कि बिजनेस एथिक्स उसके अंदर भी आना शुरू हो गया। लेकिन हमने रिलीजन्स एंड द मोरालिटी भी देखा था, वहाँ पे भी हमने देखा था कि मोस्ट ऑफली जो रिलीजन थे वो मोरालिटी बेस पे थे, तो वो भी मुद्दा उठाने लगे, वो भी कहने लगे जो वर्कर्स है उनको लिए कोई राइट्स होना चाहिए, उनको प्रॉपर तनख्वाह मिलनी चाहिए। जैसे कि हम यूरोप कंट्री में देते तो वहाँ पे पर आवर वेज के बारे में बात की गई है कि मिनिमम इतना तो वेज उसे मिलना ही चाहिए। Some of the Protestant seminaries developed ethics as a part of their curriculum। मतलब बहुत से सारे तो प्रोटेक्ट ऐसे हो गए थे जो इथिक्स को करिकुलम के पार्ट ग्रुप में भी देखना शुरू हो गए थे। ड्यूरिंग द 1960 देयर वाज अ राइज ऑफ सोशल इश्यू इन द बिजनेस एंड द मेनी बिजनेस प्रैक्टिस केम अंडर द सोशल स्क्रूटिनी ड्यूरिंग दिस पीरियड। During the 1960s, there was a rise of social issue in the business and the many business practice came under the social scrutiny during this period। मतलब 1960 के दशक के दौरान व्यापार में सामाजिक मुद्दों का उदय हुआ और इस अवधि के दौरान ही कई व्यावसायिक प्रथाएं सामाजिक जांच के अंतर्गत
आ गई। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडीज कंज्यूमर बिल ऑफ राइट्स रिफ्लेक्टेड टू द न्यू एरा ऑफ कंज्यूमरिज्म। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता बिल जो राइट्स के बारे में बताया था, ये एक नया ही युग शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द 1970s, प्रोफेसर टीचिंग बिजनेस began to write about the business ethics and the philosophers began to involve themselves in the theoretical evolution of the subject। मतलब 1970 के दशक के दौरान व्यवसाय पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने व्यावसायिक नैतिकता के बारे में लिखना शुरू कर दिया और खुद को विषय के सिद्धांत के विकास में शामिल करना भी शुरू कर दिया। लेक्चर्स हम यहीं तक रखते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको प्रोफेशनल इथिक्स एंड द पाइथन ट्यूटोरियल के लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो अब हम आज के लेक्चर्स को रिविजन्स करके देखते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल इथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ इथिक्स ओवर द ईयर्स। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल इथिक्स में हमने पर्सनल इथिक्स क्या होता है इसके बारे में देखा और पर्सनल इथिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देखे। अब पर्सनल इथिक्स क्या होता है? पर्सनल इथिक्स हम सिंपल और सरल भाषा में बताएं तो पर्सनल इथिक्स ये है कि जो हम मानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में बहुत सारा डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 देखा नहीं है तो प्लीज़ चैप्टर 1 को रिवीजन करके देख लीजिएगा। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में देखा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स, बिफोर दैट वी मस्ट नो द प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मतलब किसी एक कोई चीज़ जिसमें हमें संपूर्ण कौशल्य हासिल हो और हमने उसके लिए तालीम ले रखी हो। जैसे कि हम बात करते हैं इंजीनियर्स, तो इंजीनियर्स में भी बहुत सारी ब्रांच होती है, उसमें से भी कोई एक ब्रांच की हम क्या लेते हैं? तालीम लेते हैं। उसके बाद हम उस प्रोफेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हमारे प्रोफेशन में हमें कौन से प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने होते हैं इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी देखा और इस चैप्टर में भी देखा। इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स ओवर द इयर्स। अब इस चैप्टर में हमने इवोल्यूशन ऑफ द एथिक्स ओवर द इयर्स 1960 से देखा, लेकिन अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स जो हम एंशिएंट इंडियन की बात करते हैं तब से हम देखा जा रहा है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वहाँ पे हम क्या देख रहे थे? जो हमारे धर्मशास्त्री हो, हमारे जो गुरुजन हो, वही हमें मोरल बताते थे कि क्या सही है और क्या गलत है, जो धीरे धीरे क्या हो गया इथिक्स के रूप में सामने आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस इथिक्स हम 1960 से ऐसे हमारे सिलेबस, एकेडमिक, बिजनेस, इन सारे के साथ हम देख तो रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इथिक्स पहले नहीं देखते थे। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। हम चैप्टर 2 पार्ट 2 में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आर द टचस्टोन ऑफ द बिजनेस इथिक्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन वैल्यूज एंड इथिक्स, रूट्स ऑफ द अनइथिकल बिहेवियर एंड द इथिकल डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हो सके तो पार्ट 2 में मैं संपूर्ण चैप्टर 1 का रिवीजन भी साथ में कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।